हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टडी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अभी तक हमने दो चीज पढ़ी, एक एक्सप्रेशन ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड चीज हमने पढ़ी रेट लॉ। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। उसके बाद हमने पढ़ा था रेट लॉ, जिसमें अपन क्या लिखते थे, के आर टू द पावर एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन रेट का है, तो आप इन दोनों को मिक्स करके क्या लिख सकते हो, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर एक्स। यहाँ पर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो किस टर्म में है, डिफरेंशिएशन के टर्म में। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पर डी आर बाई डी टी मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल फाइनल वैल्यू, टाइम दे दिया आपको इनिशियल और फाइनल टाइम, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, सपोज आपने रिएक्शन स्टार्ट किया 3 मोल पर लीटर, इस स्पीड से आपने क्या किया, 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है। लेकिन आपको पता है कि विथ टाइम, मतलब या बोल सकते हैं विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो रेट की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, मतलब हर एक मोमेंट पे रेट की वैल्यू अलग अलग होगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे रेट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जैसे 30 मिनट बाद कितना है रेट, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि 30 मिनट बाद कितना होगा रेट, पे रेट निकालना है, तो एग्जैक्ट रेट तो इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और जो इक्वेशन आता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समझ में आया ना ये अपन क्यों कर रहे हैं। अगर आपको एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट निकालना है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये बताना है कि अब वहां पे रिएक्टेंट कितना है, जैसे स्टार्टिंग आपने 10 ग्राम से की थी, तो 5 मिनट बाद या 10 मिनट्स बाद उसमें कितना ग्राम बचा है, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन करोगे। उसको अपन बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, आपका जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था उसका आपको करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, के। यहाँ पर आ गया माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, और माइनस डी आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इसका कर लो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हम लोग लेते हैं आर नॉट। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझ रहे हो, जब टाइम क्या होगा, 0 होगा। इनिशियली जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, जब आप टाइम क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, उस केस में रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम क्या ले रहे हैं, आर नॉट। ठीक है, यहाँ पे नॉट, ये 0 क्या बता रहा है कि टाइम यहाँ पर क्या था, 0 था। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी टाइम 30 मिनट 20 मिनट कोई भी टाइम जिसको हम लोग ले लिए टी टाइम के बाद, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, आर। तो इनिशियली ये कितना था, आर नॉट था, और फाइनली ये कितना हो गया, आर हो गया। अब इसका कर लो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ हमने लोअर लिमिट ले लिया आर नॉट जब टी 0 था, और यहाँ पे अपर लिमिट ले लिया आर जब यहाँ पर क्या था, टाइम टी था। यहाँ पर भी आप लिमिट ले सकते हो 0 टू टी, क्योंकि टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से टी तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इसका कर लो इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होगा, आर होगा। और इसमें आपको लिमिट लेनी है, लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी है, आर नॉट टू आर इज इक्वल टू
के डी टी, के यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो जाएगा टी, इसका लिमिट कितना है 0 टू टी, टी का लिमिट कितना है 0 टू टी। तो अब यहाँ पर कर लो माइनस साइन, तो यहाँ पे रहेगा ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो ये जाएगा आर माइनस आर नॉट इजिकल टू ये हो जाएगा के, और यहाँ पर कर लो टी माइनस 0। ठीक है, एक बार टी की जगह टी पुट करेंगे, एक बार टी की जगह 0 पुट करेंगे। वैसे यहाँ पर आर की जगह एक बार आर पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे, आर नॉट पुट करेंगे। तो ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। ठीक है, माइनस साइन अंदर ले लो, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस आर नॉट इजिकल टू के टी। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर नॉट माइनस आर इजिकल टू के टी। ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, जहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी टाइम है। ठीक है, और के क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। तो अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपको रेट कांस्टेंट पता है और आपको टाइम पता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप आर की वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फायदा ये होता है कि आप किसी भी मोमेंट पे आप ये बता सकते हो कि अब वहां पे रिएक्टेंट कितना बाकी है। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि रिएक्शन जो है वो 50 मोल से स्टार्ट हुआ है, 30 मोल से स्टार्ट हुआ है, तो आप ये बता सकते हो कि 20 मिनट्स बाद वहां पर कितने मोल्स बाकी है। ठीक है, तो ये फायदा होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। और जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देख लो, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है। इनिशियली अगर आप 30 ग्राम से स्टार्ट कर रहे हो, तो पूरा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आपसे कोई पूछता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो आप 30 ग्राम ही बोलोगे। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिक्स्ड होता है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, अलग अलग टाइम पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर 2 चीज वेरिएबल है, एक तो ये कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा क्या, टाइम। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, ये कुछ ऐसा दिखेगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट माइनस के टी। ग्राफ बना लो, एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं आर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर इसको आप कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, है ना, ये इंटरसेप्ट इसका कितना है, आर नॉट है। और यहाँ पर देखो जो स्लोप है वो नेगेटिव है, मतलब इंटरसेप्ट से ये जो आपका ग्राफ होगा वो कहाँ आएगा, डाउनवर्ड आएगा, और इसका स्लोप क्या जाएगा, माइनस के। सिंपल है, एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टी लेना है, वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, आर लेना है। ठीक है, इंटरसेप्ट आपका कितना होगा, आर नॉट, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर क्या है, देखो स्लोप इसका नेगेटिव है, इसलिए इंटरसेप्ट से लाइन कहाँ आएगी, नीचे आएगी, और आपको स्लोप क्या लेना है, माइनस के। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है विद टाइम। तो ग्राफ का क्या रूल है, देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ग्राफ देता है और पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है, मतलब किसकी बात चल रही है, जीरो ऑर्डर की बात चल रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो ये जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर 1। जैसे जीरो ऑर्डर में के आर टू द पावर 0 लिखे थे, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। रीअरेंज कर लो, माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल टू के डी टी, है ना। जो सिमिलर टर्म है उसको एक साइड रख लो इंटीग्रेशन के लिए, ऐसा कुछ होगा। इंटीग्रेशन करेंगे, फिर से लिमिट क्या होगी इसकी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसका इंटीग्रेशन लिमिट होगी 0 टू कहाँ, टी। तो जब टी 0 था तो ये कितना था, आर नॉट, जब टी टी है तो ये कितना है, आर। तो ये अपन पुट कर लेते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसके लिए आप ये देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, ये होता है एल एन एक्स, लॉग एक्स होता है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग आर होगा।
सामने नेगेटिव साइन था तो अब भी सामने क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। इसका लिमिट क्या लोगे आप, लोअर लिमिट हो जाएगी आर नॉट, अपर लिमिट हो जाएगी आर इजिकल टू, यहाँ पर के कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, और यहाँ पर लिमिट क्या है 0 to t। अच्छा ये ln में कंफ्यूज मत होना, ये नेचुरल लॉग है, जिसे आप लिखते हो लॉग, इसका बेस 10 होता है, और जब आप लॉग को लिखते हो ln तो इसका बेस क्या होता है, e होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ऐसा कुछ आ गया, लिमिट पुट कर लो, ln अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा r माइनस ln लोअर लिमिट क्या है r नॉट इजिकल टू के, अपर लिमिट क्या है t, लोअर क्या है 0, ऐसा कुछ होगा। ये माइनस साइन अंदर ले लो, ln r माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस रहेगा प्लस ln r नॉट इजिकल टू के टी। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो, ये हो जाएगा ln r नॉट माइनस ln r इजिकल टू के टी। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला है log a माइनस log b, जब भी होता है तो आप उसको लिख सकते हो log a बाई b। ठीक है, जहां पर भी क्या है log a माइनस log b है, आप वहां पर क्या लिख सकते हो log a बाई b। तो यहाँ माइनस है तो आप इसको क्या लिख सकते हो log a बाई b इजिकल टू के टी। ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा अब ये नेचुरल लॉग के टर्म में है, अगर आप इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हो, है ना, मतलब जिसका बेस 10 होता है, तो यहाँ पे आप पुट करते हो 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर इजिकल टू के टी। ये इक्वेशन ज्यादा यूज होता है, ये जगह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, इसका ग्राफ बनाना है तो इस इक्वेशन को ले लो, इसको रीअरेंज कर लो, ये जाएगा ln r इजिकल टू ln r नॉट माइनस के टी, हो जाएगा y इजिकल टू c प्लस एम एक्स। पुट कर लो, x एक्सिस में ले लो t, y एक्सिस में ले लो ln r। ठीक है, इंटरसेप्ट आपका है ln r नॉट, और स्लोप नेगेटिव है इसलिए ग्राफ नीचे आएगा, स्लोप क्या है माइनस की। ठीक है, सेम ग्राफ बना है, बस यहाँ पे वहां आर था, यहाँ पे क्या है ln r है। तो देखो आपके सिलेबस में सिर्फ 0 और फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर एग्जाम में आपको r दिख रहा है कहीं पे, मतलब 0 ऑर्डर की बात चल रही है, लेकिन जहां पर भी लॉग दिख रहा है वो कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अगर आप इसको जैसे ln लिखा है उसकी जगह लॉग लिखना चाहते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लॉग r इजिकल टू लॉग r नॉट माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303 करना पड़ेगा। सेम यही ग्राफ रहेगा, बस यहाँ पर आप क्या करोगे, लॉग r लिख लोगे और k की जगह लिख लोगे डिवाइडेड बाई 2.303, सेम ग्राफ हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे ln की जगह हम लोग क्या लिख लिए, लॉग लिख लिए। तो सिंपल सी चीज है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये जो इंटीग्रेशन का जो भी हम लोग पूरा यहाँ पर डेरिवेशन किए वो एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी आपको आना चाहिए। सिंपली आपको ये करना है कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन उठाना है और उसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो क्या हो गया, 0 ऑर्डर, कंपेयर कर लेते हैं 0 और फर्स्ट ऑर्डर को। फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या था, 0 के लिए था मोल पर लीटर पर सेकेंड, और फर्स्ट के लिए सिर्फ पर सेकेंड था। ठीक है, इसके बाद देख लो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या था, 0 के लिए था माइनस डी आर बाई डी टी इजिकल टू के, फर्स्ट के लिए था माइनस डी आर बाई डी टी इजिकल टू के आर। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 के लिए क्या था, के टी इजिकल टू आर नॉट माइनस आर, और इसके लिए क्या था, के टी इजिकल टू
2.303 log R0 बाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। डेरिवेशन तो इसका पूछता नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, स्पेशली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो ये करने के बाद देख लो, नेक्स्ट इसका हमको न्यूमेरिकल करना है, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबका न्यूमेरिकल एक साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड नाम से ही लग रहा है कि ये क्या बता रहा है कि जब रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा मतलब जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट होता है। सपोज आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो 10 ग्राम रिएक्टेंट से, विथ टाइम रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होगा। ठीक है, तो सपोज 30 मिनट में वो जो अमाउंट था वो 10 ग्राम से 5 ग्राम हो गया। ठीक है, मतलब उसका जो 5 ग्राम है वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपके पास कितना बचा है, 5 ग्राम। तो अब क्या है, जो रिएक्टेंट है वो पहले का क्या है, एग्जैक्टली हाफ है। तो जो 30 मिनट होगा वो उस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा। क्लियर है? हाफ लाइफ is the time period when 50% of the reaction is completed. ठीक है, it is the time period, या I can say it is the time required for 50% completion of the reaction. ठीक है, जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, डिकम्पोजिशन करवा रहे हो किसका, N2O5 का। ठीक है, ये बना रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2। सपोज इनिशियली आपने यहाँ पर लिए 10 मोल्स। ठीक है, और 10 मोल से 5 मोल होने के लिए इसको टाइम लगता है 20 मिनट्स। ठीक है, आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था कितने से, 10 मोल से, और 20 मिनट के बाद यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 5 मोल बाकी है। इसका मतलब 20 मिनट क्या हो गया, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, हाफ लाइफ होगा। ठीक है, क्लियर है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन ऑफ 50% अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes half of initial concentration. जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल से जस्ट हाफ हो जाता है, मतलब 50 से जस्ट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ। इसको डिनोट करते हैं हम लोग टी हाफ से। ठीक है, ये टी और ये हाफ अलग अलग नहीं है ना, ये एक सिंबल है, टी हाफ और टी 50% से। टी हाफ हाफ लाइफ हो गया, टी 50% मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है, 50% कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होता है। पहले देखेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, जब टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ के इक्वल होगा, उस केस में जो आर होगा वो क्या होगा, इनिशियल का हाफ, मतलब आर नॉट का हाफ। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, व्हेन टाइम पीरियड इज टी हाफ, आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2। ठीक है, हाफ लाइफ के लिए आर की वैल्यू आप क्या लोगे, इनिशियल का हाफ लोगे। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। इसको आप क्या लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई के। अगर मैं यहाँ पर टी की जगह क्या पुट करूं, टी हाफ, तो आर नॉट तो कांस्टेंट रहता है, आर की जगह क्या पुट करना होगा, आर नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई के। आर नॉट कॉमन निकाल लो, ये जाएगा आर नॉट बाई के, यहाँ बचेगा 1 माइनस हाफ, ये हाफ आएगा, ये जाएगा आर नॉट बाई 2 के। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, टी हाफ और जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 के। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब
अगर आप 50 ग्राम से स्टार्ट कर रहे हो रिएक्शन, है ना, और आप 20 ग्राम से स्टार्ट कर रहे हो रिएक्शन, तो दोनों के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। आप जितना ज्यादा अमाउंट लोगे रिएक्टेंट का, उसको हाफ करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, KT इज इक्वल टू 2.303 log R0 अपॉन R, ये था। या फिर आप लिख सकते हो T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log R0 अपॉन R। कंडीशन क्या पुट करनी है, when T is T half, when time period is T half, then R becomes हाफ ऑफ R0, ये कंडीशन है। पुट कर लो, T की जगह रख लो T हाफ 2.303 बाई के लॉग R0 अपॉन, यहाँ पर R की जगह क्या पुट कर सकते हो, R0 बाई 2। R0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2.303 बाई के लॉग 2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2.303 बाई के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.693 बाई के। क्लियर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला में R0 नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T हाफ की वैल्यू होती है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर 50 ग्राम से 25 ग्राम में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, तो 25 से 12.5 में भी कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट ही लगेगा। अगर 100 से 50 के लिए कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। ठीक है, तो 50 से 25 के लिए भी क्या लगेगा, 1 आवर ही लगेगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि 4 से 2 के लिए अगर आपको लग रहा है 4 मोल से 2 मोल के लिए अगर आपको लग रहा है कितना 10 मिनट, तो 2 मोल से 1 मोल के लिए भी आपको कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट ही लगेगा। और 1 से 0.5 होने के लिए भी आपको 10 मिनट ही लगेगा। मतलब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ये क्या है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। जो हाफ लाइफ है वो उस रिएक्शन के लिए कॉन्स्टेंट होगी, चाहे आप रिएक्शन कितने भी अमाउंट से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, T हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of initial concentration of reactant। अच्छा, इसके पहले मैं बोली थी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हम लोग डिराइव किए थे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये वाला जो डेरिवेशन है T हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि डिराइव द T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे ये ऐसा बोलता है कि प्रूफ दैट for first order reaction half life period is independent of initial concentration of reactant। तो आपको प्रूफ करना है कि जो हाफ लाइफ पीरियड होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए आप यहीं से स्टार्ट करोगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, ये कंडीशन इसमें डालोगे, ये आंसर आएगा, और इस आंसर में आप देखोगे कि R0 जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो सपोज किसी रिएक्शन के लिए ये जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, R0 है। फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है, R0 है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट T हाफ लू, ठीक है, अगर मैं एक बार क्या कर रही हूँ, इसका हाफ लाइफ ले लूँ, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, R0/2। ठीक है, जो R होगा वो क्या होगा, R0/2। अगर मैं एक और हाफ लाइफ लूँ, मतलब इसको एक बार और क्या कर दूं, मैं हाफ रिएक्शन तक कंप्लीट कर लूँ, तो उसके बाद R कितना बचेगा, इसका हाफ, मतलब कितना, R0/2 का डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना होगा ये, R0/4। ठीक है, ये 1 हाफ लाइफ है,
ये 2 हाफ लाइफ है। अगर मैं एक बार और हाफ लाइफ लूँ, मतलब ये जो रिएक्शन आया यहाँ पे इसका मैं और हाफ कर दूं, तो और हाफ करने के बाद आर कितना बचेगा, इसका हाफ, 4 का हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे का हाफ है ना, तो ये जाएगा 8, मतलब आप इसको लिख सकते हो आर नॉट बाई 2 का क्यूब, इसको लिख सकते हो आर नॉट बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1 हाफ लाइफ के बाद आर नॉट बाई 2 आया है, सेकेंड के लिए आर नॉट बाई 2 का स्क्वायर आया है, थर्ड के लिए आर नॉट बाई 2 का क्यूब आया है, फोर्थ के लिए बता सकते हो फोर्थ हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा आर, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद आर बचेगा कितना, आर नॉट अपॉन 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं अपन। ये ठीक है, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि nth, यहाँ पर n बता रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, जैसे फर्स्ट हाफ लाइफ है तो r की वैल्यू क्या होगी, r नॉट बाई 2। ठीक है, अगर सेकेंड यहाँ पर 2 हाफ लाइफ आ गए तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, r नॉट बाई 4 हो जाएगा, थर्ड के लिए r नॉट बाई 8 हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब ये यूज कैसे करना है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोला है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टी हाफ इज 20 मिनट्स। ठीक है, टी हाफ कितना है, 20 मिनट्स है। और आपको उसमें बोला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज आर नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20 मोल है। आर नॉट की वैल्यू कितनी है, 20 मोल है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 40 मिनट्स, amount of R reactant left after 40 मिनट। अब यहां पर देख लो 20 मिनट इसका हाफ लाइफ है, तो 40 मिनट मतलब क्या, 2 हाफ लाइफ। 20 मिनट में आधा हुआ और 20 मिनट में और आधा हो जाएगा, मतलब 40 मिनट का मतलब यहाँ पर कितना हाफ लाइफ हुआ, 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ मतलब R कितना बचेगा तब, R नॉट 1/2 का स्क्वायर, n की जगह क्या पुट कर दोगे 2। आर नॉट कितना है 20 मोल, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 5 मोल। ठीक है, तो 40 मिनट बाद ये कितना बच रहा है, 5 मोल बच रहा है। क्लियर है, तो वैसे ये फॉर्मूला जनरली यूज नहीं होता है ना, आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही यूज करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा आपको ये मल्टीपल में दिया रहता है तब आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर दिया होता 30 मिनट दिया होता, 30 मिनट के बाद कितना बचेगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ 20 मिनट है और नेक्स्ट हाफ लाइफ कितने मिनट में होगा, 40 मिनट में होगा, तो आप 30 मिनट के लिए इसको, इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपने देखा क्या, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या था, आर नॉट अपॉन 2k, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या था, टी हाफ इजिकल टू 0.693/k। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक साइड लेती हूँ, क्या लेती हूँ यहाँ पे आर नॉट, और एक साइड में क्या ले रही हूँ टी हाफ, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, टी हाफ आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधे ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, 1/2k होगा। ठीक है, यहां पर देख लो, अगर मैं एक साइड आर नॉट लेती हूँ और एक साइड में क्या लेती हूँ, टी हाफ लेती हूँ, तो यहाँ पे जो टी हाफ है वो आर नॉट के इंडिपेंडेंट है ना, मतलब इसकी लाइन ऐसे जाएगी। आर नॉट को कितना भी चेंज करोगे टी हाफ में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये ग्राफ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आ जाता है, जनरली आपको ग्राफ दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सा ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया हुआ टी हाफ का ग्राफ जिसमें वो आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है, तो जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। और अगर ये जो लाइन है वो क्या हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मतलब ये आर नॉट के इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूला कौन कौन सा यूज किया? हमने फॉर्मूला ये यूज किया, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और इसके लिए टी हाफ होता है क्या, आर नॉट अपॉन 2p। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, और टी हाफ इसका होता है कितना, 0.693 बाई के। तो ये फॉर्मूला है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, तो बाकी का हम लोग को नहीं देखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के। क्वेश्चन करते हैं, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 to 2NO2 plus half O2 was 1.24 into 10 to the power minus 2m। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, टाइम पीरियड कितना लग रहा है यहाँ पर, 60 मिनट लग रहा है, वॉज 0.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2m। तो ये हो गया आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ना, तो आपको क्या लगाना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्या था ये, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये लगाना है। इसमें आपको ये टी आर नॉट आर सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो एक काम करो, इसको रीअरेंज कर लो, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय, ये जाएगा 2.303, टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट, लॉग, यहां पर देख लो आर नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। कैंसिल हो जाएगा ये, यहां से इसको कर लो, ये जाएगा 6.2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो लॉग 6.2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको लॉग का आंसर गिवन रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन में लॉग गिवन ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बुक में लॉग टेबल दिया हुआ है, वहां से लॉग निकालना है। ठीक है, तो वहां से लॉग की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.7924 डिवाइडेड बाई 60, ये कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज से। क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट क्या दे दिया है, 60 पर सेकेंड, यहाँ नोट कर लो, k इज इक्वल टू 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियल जो फाइनल होगा वो इनिशियल का क्या हो रहा है, 1/16th हो रहा है। मतलब मैं ये लिख सकती हूँ, आर जो है वो क्या है, 1/16th ऑफ आर नॉट। ठीक है, रिड्यूस टू 1/16th ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, जो फाइनल होगा वो इनिशियल का क्या है, 1/16th पार्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, हाउ मच टाइम, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट निकालना था, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये होगा 2.303, के कितना है 60 लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर कितना है, आर क्या है, आर नॉट अपॉन 16। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 60 लॉग 16। ठीक है, लॉग 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2.303 बाई 60 लॉग 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर देख लो, लॉग 16 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग 2 टू द पावर 4,
और यहाँ से देख लो अगर log a टू द पावर x है तो आप उसको x log a लिखते हो, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो फ्रंट पे आ जाता है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 log 2। ठीक है, जो 2 टू द पावर 4 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 4 log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010 है, यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि r और r0 की एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो ऐसा जरूरी नहीं है। r और r0 के बीच में रिलेशन भी है तो आपका काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर r और r0 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी लेकिन रिलेशन था कि जो r होगा वो r0 का क्या होगा 1/16 पार्ट होगा, तो आप यहाँ पे वो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। तो क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि टी परसेंटेज कितना कंप्लीट हो रहा है 30%। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर देखो टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स, तो आप ये नोट कर लो पहले t इज इक्वल टू 40 मिनट है। ठीक है, और यहाँ पर r और r0 डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन दोनों का रिलेशन दिया है। रिलेशन कैसा दिया है देखो, यहाँ पे बोला है रिएक्शन इज 30% डीकम्पोज्ड, मतलब इसका 30% जो है वो कंज्यूम हो चुका है, मतलब r कितना होगा 70% होगा। अब यहीं पे थोड़ा सा बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि अगर 30% है तो यहाँ पर 30 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 70%, क्योंकि यहाँ पर जो r है वो क्या है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कितना रह गया, जितना बचा है वो आपको बताना है। तो आफ्टर 30% डीकम्पोजिशन हमारे पास कितना बच जाता है 70% बच जाता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो r है वो क्या है 70% ऑफ r0। r क्या है 70% ऑफ r0, जिसको आप लिख सकते हो 70/100 r0। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया होता 60% तो आप यहाँ पर क्या लेते 40% लेते। जितना डिकम्पोज हुआ है उसको छोड़ के जितना बचा है हमको वो लेना होता है। ठीक है, आगे का वैसे ही सॉल्व होगा। पहले आप के निकालोगे log r0 बाई r 2.303 t की जगह कितना रखना है 40 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना। log ये हो जाएगा r0, r की जगह क्या पुट करोगे 70/100 r0, r0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2.303/40 log 100/70। ठीक है, उसको सॉल्व कर लोगे, उसका log गिवन होगा, वो पुट करोगे, यहाँ से आपको मिलेगा k। लेकिन क्वेश्चन में टी हाफ पूछा है तो टी हाफ के लिए क्या करोगे, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ की वैल्यू होगी 0.693 अपॉन के यहाँ से मिल जाएगा, पुट करना आपको क्या मिल जाएगा टी हाफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और उसमें वैल्यू पुट करना है। तो एग्जाम्पल का हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो रिएक्शन में जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे जिसमें हम लोग लिख रहे थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन होता था मोलैरिटी के टर्म में। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सारे यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो गैसेस में है, इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर के टर्म में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर एक कंटेनर में पहले N2O5 था, ठीक है, इसका कुछ प्रेशर होगा, बाद में धीरे धीरे ये कंज्यूम हो रहा है और ये दोनों फॉर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्रेशर मेजर करोगे तो आपको इन सबका टोटल प्रेशर मिलेगा। जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्टली बता देते हो ना कि रिएक्टेंट पहले इतना था अब इतना हो गया, तो आप इनिशियली N2O5 का प्रेशर तो मेजर कर सकते हो, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तब आप यहाँ पर इसका सेपरेट प्रेशर मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों भी इसी कंटेनर पे है। ठीक है, तो जब भी प्रेशर आप मेजर करते हो आपको हमेशा क्या मिलेगा टोटल प्रेशर मिलेगा। इसलिए देखो 0 सेकेंड पे इनिशियल प्रेशर था 0.5 और 100 सेकेंड के बाद इसका टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.512। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, सिर्फ N2O5 का प्रेशर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करेंगे क्या N2O5 का प्रेशर निकालेंगे सेपरेटली। कैसे निकालेंगे देखो, इसको थोड़ा सा आप चेंज करके ऐसा लिख लो 2N2O5 to
H2N2O4 प्लस O2। ठीक है, यहाँ पर लिख लो टाइम और यहाँ पर आप लिख लो प्रेशर लिख लो। ठीक है, जब टाइम 0 था, ठीक है, तो इसका प्रेशर आप ले लो कितना, PI। 0 टाइम था, इसका मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो रिएक्शन अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये दोनों कितने होंगे, ये दोनों होंगे 0 0। ठीक है, और इन तीनों का टोटल प्रेशर मतलब कंटेनर का जो प्रेशर है वो कितना दिया है 0 सेकेंड के लिए, 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आफ्टर 100 सेकेंड्स इसका प्रेशर, सपोज इसकी वैल्यू कुछ तो कम होगी क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो सपोज जो इसका अमाउंट है, इसका जो प्रेशर है वो 2x से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2x हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखो इसका कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ x भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कोफिशिएंट का ध्यान रख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सपोज इसका 2x अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अब इसके पास प्रेशर कितना बचा, PI माइनस 2x। देखो जब ये 2 मोल होता है तो ये भी 2 मोल बनता है, तो अगर ये 2x से डिक्रीज हो रहा है तो ये 2x से इंक्रीज होगा। इसके सामने 1 है, मतलब ये कितने से इंक्रीज होगा, x से। और इन सब का टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, 0.512। इन सब का टोटल दिया हुआ है 0.5 और इन सब का टोटल दिया है 0.512। यहां से आप देख लो PI इजिकल टू तो 0.5 आ गया, ये ऊपर वाला चीज यहां से हटा देते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट निकालना है आपको। आप यहाँ पर देखो आपका जो PI है, PI प्लस 0 कर रहे हैं तो 0.5 आ रहा है, विच मीन्स PI डायरेक्टली कितना आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको देखो, इन तीनों का टोटल कितना है, PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x इजिकल टू 0.512। ये हो जाएगा PI इजिकल टू 0.512, ये हो जाएगा PI प्लस x इजिकल टू 0.512, x इजिकल टू हो जाएगा 0.512 माइनस PI, 0.512, PI कितना है 0.5, ये जाएगा 0.012, x की वैल्यू आ गई 0.012। हम लोग इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंटेनर पे आप सेपरेटली रिएक्टेंट का इनिशियल और फाइनल प्रेशर नहीं बता सकते। आप क्या बता सकते हो, पूरे कंटेनर का प्रेशर बता सकते हो, इसलिए हमको इतना तामझाम करना पड़ रहा है। तो अब देखो, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो फॉर्मूला बोलता है KT इजिकल टू 2.303 लॉग PI अपॉन PF, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर। सेम चीज है, आप इसको R0 बाई R लिखते थे, इनिशियल बाई फाइनल। यहाँ पर भी हम लोग इनिशियल बाई फाइनल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है PI, फाइनल प्रेशर कितना है N2O5 का, इससे हमको मतलब नहीं है। फाइनल कितना है PI माइनस 2x। ठीक है, और क्योंकि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, K निकालना है, तो T को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड लॉग PI कितने है 0.5, ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 0.012। आप ये पूरा चीज सॉल्व कर लोगे, आपको क्या मिल जाएगा, रेट कांस्टेंट। क्लियर है, इसका मैं फॉर्मूला इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो बेटर है कि आप कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग से ये सब कुछ बनाओ और आपको सिंपली क्या करना है, इसका इनिशियल डिवाइडेड बाय इसका फाइनल करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब भी रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है और चीजें आपको गैसेस स्टेट में दी हुई है तो आपको ये सारा प्रोसीजर करना है, और अगर नॉर्मल है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, बहरूपिया, बहरूपिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं हायर ऑर्डर के। ठीक है, हो सकता है उनका ऑर्डर सेकंड या थर्ड हो, लेकिन वो बिहेव किसके जैसे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दिए, स्यूडो, फॉल्स। ठीक है, मतलब वो फर्स्ट के है नहीं लेकिन फर्स्ट के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर का कोई एस्टर ले लो,
तो आपको याद होगा कि एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको अल्कोहल और एसिड मिलता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिसिस हम लोग करते कैसे हैं, इसके लिए हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, उसमें एस्टर डालते हैं और उसको क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सपोज ये मैं ले रही हूँ 0.1 मोल, तो वाटर में यहाँ पर लूंगी 10 मोल, ठीक है। अब इसका जो आपका रेट लॉ है वो रेट लॉ कुछ ऐसा होता है कि रिएक्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, CH3 CH2 COO CH3 H2O, ठीक है। हम लोग रेट लॉ में वापस चले गए, ये इसका रेट लॉ है, एक्चुअल रेट लॉ। इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया 2, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब रिएक्शन पे देखो, ये 0.1 है, 10 मोल है, इनिशियली ये दोनों क्या होंगे 0 0। अब अगर पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, नील, 0 हुआ। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइन होता है, तो इसका 0.1 इसके 0.1 से ही कंबाइन होगा, मतलब ये 10 मोल में से सिर्फ 0.1 मोल जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी का 9.9 मोल जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जब मैं इसका रेट लॉ लिखती हूँ तो यहाँ पे हम लोग दोनों रिएक्टेंट मेंशन किए, लेकिन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये जो वाटर है वो 10 से 9.9 हो रहा है, मतलब वाटर के अमाउंट में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और अगर मैं इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से इंटू कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दूं, तो मेरे को एक और कांस्टेंट मिल जाएगा। तो आप ये जो रिएक्शन था इसका रेट लॉ ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट था, दोनों कंबाइन करके न्यू कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर कितना है, 1। देखो, इसके पहले इसका ऑर्डर था 2, लेकिन अब इसका ऑर्डर क्या है, 1। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों में से एक रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होता है, जब रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो लार्ज एक्सेस में हो, ठीक है। अगर उसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो दीज आर द रिएक्शन which are actually of higher order but behaves as first order reaction due to some altered condition of concentration of reactants, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा इसका एग्जांपल मैं पहले दे चुकी हूँ वैसे, जैसे अगर दिया है रेट लॉ KA B², अब इसका ऑर्डर कितना है 3, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया B इज इन लार्ज एक्सिस, B बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हटा दोगे। अब इसका ऑर्डर क्या है 1। तो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है, लेकिन बिहेव किसके जैसे करेगा, फर्स्ट ऑर्डर के जैसे। क्यों, क्योंकि एक रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है, बहुत एक्सेस में है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट था वो कंप्लीट हो गया है। हमारे पास 2 टॉपिक और है, टेम्परेचर डिपेंडेंस और कैटलिस्ट डिपेंडेंस, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।